हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी जीडीसी एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेक्चर वीडियो किन किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, ईएमआरएस, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी जैसे एग्जाम्स के लिए लेक्चर वीडियो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तैयार किया जा रहा है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो मिसलेनियस पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन सीरीज़ है और इस लेक्चर वीडियो में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे मल्टीपल लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को कवर करते हुए, और इसमें हम इन सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो क्वेश्चंस लगभग सिमिलर ही आते हैं आपके एग्जाम में। तो आप जीडीसी की प्रिपरेशन यहाँ से कर रहे हैं, जीआईसी की, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। यूजीसी नेट पेपर 1 जो हमारा कॉमन पेपर आता है उसकी प्रिपरेशन भी चैनल पे कराई जा रही है। आपको यहाँ पे एडवांस लेक्चर वीडियोस, थ्योरी बेस्ड और पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस टैकल करने को मिलेंगे। आइए आज का लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी की न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षिप्त में कहा जा सकता है। गांधी की न्यासधारिता सिद्धांत को, जो उनका ट्रस्टीशिप की थ्योरी थी, उसको संक्षेप में क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन 1 संशोधनवादी समाजवाद, ऑप्शन 2 यूटोपियन समाजवाद, ऑप्शन 3 मानवतावादी चेहरे के साथ पूंजीवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मानवतावादी चेहरे के साथ पूंजीवाद। गांधी की न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षिप्त में मानवतावादी चेहरे के साथ पूंजीवाद कहा जा सकता है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय पर आधारित है। ऑप्शन 1 अर्थशास्त्र, ऑप्शन 2 समाजशास्त्र, ऑप्शन 3 राजनीति शास्त्र, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौटिल्य ने जो एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र नाम से, वो काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें जो टाइटल रहा है वो राजनीति शास्त्र विषय से संबंधित है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है राजनीति शास्त्र। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है लेकिन उनका लक्ष्य समान है। या किसने कहा कि कला, धर्म और दर्शन रूप में भिन्न है लेकिन उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य समान है। ऑप्शन 1 जॉर्ज लुकास, ऑप्शन 2 हीगल, ऑप्शन 3 सात्रे, ऑप्शन 4 एरिक ओलिन राइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 सात्रे। ये सात्रे का स्टेटमेंट था कि कला, धर्म और दर्शन इनके रूप भिन्न है लेकिन इनका जो पर्पस है वो सबका इक्वल ही है, एक ही है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है। ऑप्शन 1 अल्थुजर, ऑप्शन 2 लेनिन, ऑप्शन 3 मिलीबैंड, ऑप्शन 4 लक्समबर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 अल्थुजर। इन्होंने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच में एक अंतर बताया है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आपके क्वेश्चन पेपर में जो आप जीडीसी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी स्टेट में आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से अगर एग्जाम है तो उसमें इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलर पैटर्न है क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता है। ऑलमोस्ट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस हर स्टेट में, हर एग्जाम में लगभग सेम रहता है अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, आपको यहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए। एक रिवीजन का चांस मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आप खुद भी देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। आइए लेक्चर वीडियो देखते हैं आगे। हमारा आगे का लेक्चर वीडियो क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है। ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है। ऑप्शन 1
प्राधान्य क्रांति, ऑप्शन 2 निष्क्रिय क्रांति, ऑप्शन 3 बुर्जुआ क्रांति, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 निष्क्रिय क्रांति। ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है निष्क्रिय क्रांति, और ये बात सही भी है कि फांसीवाद में स्टेट के अगेंस्ट आपको क्रांति का चांस नहीं मिलता है, तो ये निष्क्रिय क्रांति की बात बताई है, ये ग्रामसी ने कहा है फांसीवाद के बारे में। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, और आपका जो दिसंबर में पेपर है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ताकि आप एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं तो आप प्ले लिस्ट जाकर एक बार विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स की सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी। यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स की सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही हो जाएगी। ऑप्शन 1 प्रोधा, ऑप्शन 2 बाकुनिन, ऑप्शन 3 लक्जमबर्ग, ऑप्शन 4 लासेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बाकुनिन। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये बाकुनिन का कहना था कि मार्क्स की जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है वो देखने में सर्वहारा वर्ग पर तानाशाही लगने लगेगी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी यानी महाकाव्य सिद्धांत के रूप में किया है। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है। ऑप्शन 1 आइजा बर्लिन, ऑप्शन 2 कार्ल पॉपर, ऑप्शन 3 सेल्डन बाउलिन या सेल्डन बॉलिन, ऑप्शन 4 माइकल ओकशार्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 सेल्डन बॉलिन। ये सेल्डन बॉलिन ने कहा था कि शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में इन्होंने किया है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दिया है। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दिया है। ऑप्शन 1 पेरिस पांडुलिपि यानी पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, ऑप्शन 2 दास कैपिटल, ऑप्शन 3 क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। हिंदी में इसका गोथा कार्यक्रम के आलोचक लिख के आ रहा है, इंग्लिश में इसका नाम है क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, ऑप्शन 4 जर्मन आइडियोलॉजी। तो अधिशेष मूल्य का सिद्धांत जो मार्क्स के द्वारा दिया गया है ये दास कैपिटल बुक में है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में वर्णित किया है। निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन 1 कार्ल पॉपर, ऑप्शन 2 नॉजिक, ऑप्शन 3 प्लेटो, ऑप्शन 4 मिल्टन फ्रीडमैन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 नॉजिक। नॉजिक ने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है। आपको पता है हमारे भारत में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है। पहला आपका यूनियन लिस्ट आ जाता है, फिर स्टेट लिस्ट आएगा, फिर कॉन्करेंट लिस्ट आ जाता है। तो इसमें संघ सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 एजुकेशन, ऑप्शन 2 रेल, ऑप्शन 3 सुरक्षा, ऑप्शन 4 इलेक्शन। तो संघ सूची का विषय नहीं है ऑप्शन 1 शिक्षा। शिक्षा जो है वो संघ सूची का विषय नहीं है बल्कि अभी समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शब्द संघीय अथवा संघ किस में आता है। शब्द संघीय अथवा संघ किस में आता है। ऑप्शन 1 भारतीय संविधान के भाग 3 में, ऑप्शन 2 भारतीय संविधान में कहीं नहीं, ऑप्शन 3 आर्टिकल 368 में, ऑप्शन 4 आर्टिकल 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 भारतीय संविधान में कहीं नहीं। संघीय अथवा संघ शब्द भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लिखित
नहीं है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। इसी तरीके के लेक्चर वीडियोस आपके लिए अपलोड किए जाते रहेंगे और आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी रहती है उससे रिलेटेड भी कुछ शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे जिनसे आप अपने जो भी टर्मिनोलॉजी है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघ व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया? भारतीय संघ व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया? ऑप्शन 1 A.K. चंद्रा, ऑप्शन 2 K.C. वेयर, ऑप्शन 3 मॉरिस जोन्स, ऑप्शन 4 D.D. बासु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3। ये भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी की व्यवस्था मॉरिस जोन्स ने कहा था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में द्वैध शासन व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत में डायरकी सिस्टम को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन 1 909, ऑप्शन 2 1919, ऑप्शन 3 1947, ऑप्शन 4 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1919। द्वैध शासन व्यवस्था को 1919 अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था और 1919 अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। 1909 का जो एक्ट है उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है और 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में कहा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन 1 1967, ऑप्शन 2 1977, ऑप्शन 3 1998, ऑप्शन 4 1991। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, प्लस आपके लिए कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड किए जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन ये बंधन नहीं है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन 1 1986, ऑप्शन 2 1977, ऑप्शन 3 1998, ऑप्शन 4 1991। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है वो 1986 में हुआ था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 1986 में जब ये गठन हुआ था तो आपको पता है कि राजीव गांधी की सरकार थी और इन्होंने ही राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य था अखिल भारत में अल्पसंख्यकों के लिए कार्य करना। ऑप्शन 1 1986 सही है। कभी कभी इस तरीके का डेटा पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1986 में हुआ था। कौन प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे? आपको पता है, राजीव गांधी। तो ये दो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये एक संविधानेतर बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, स्टैच्यूटरी बॉडी इसको कहा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की आकस्मिकता निधि को किसके अधिकार में रखा गया है? भारत की आकस्मिकता निधि को किसके अधिकार में रखा गया है? ऑप्शन 1 फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन 2 राष्ट्रपति, ऑप्शन 3 वाणिज्य मंत्री, ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 राष्ट्रपति। भारत की आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जो आपकी कंटिजेंसी फंड है ये 267 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। अप्रत्याशित व्यय से संबंधित अगर चांस पड़ता है ऐसा, तो ऐसे में राष्ट्रपति को आकस्मिकता निधि के गठन का अधिकार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है? ऑप्शन आर्टिकल
19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण सिद्धांत किस विचारक से जुड़ा है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी प्लेटो। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है वो आपको पता है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। उनकी बुक का नाम था स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें इन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया था, मतलब इसको लिखा था या इसको बताया था। तो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द किस अनुच्छेद में है? यूनियन ऑफ स्टेट शब्द किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 1, ऑप्शन बी आर्टिकल 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 3, ऑप्शन डी आर्टिकल 4। यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड जो है ये इस्तेमाल किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 1 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन 1 12, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 20, ऑप्शन 4 18। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 20। गांधी की जो बुक है हिंद स्वराज, उसमें टोटल 20 अध्याय हैं और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इनको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो आपको इससे हेल्प हो जाएगी। गांधी के हिंद स्वराज में टोटल 20 अध्याय हैं। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य ने अपने राज्य मंडल में विजिगुसु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। कौटिल्य ने अपने राज्य मंडल में विजिगुसु के राजा के रूप में उल्लेख किया है। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन 1 जो विजेता होगा, ऑप्शन 2 जो दुश्मन होगा, ऑप्शन 3 विजेता का सहयोगी, ऑप्शन 4 शत्रु के समर्थक का समर्थक। तो जो विजिगुसु टर्म इस्तेमाल किया गया है इसका अर्थ है जो विजेता होगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट। विजिगुसु का राजा के रूप में उल्लेख किया है, इसका अर्थ है जो विजेता होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? ऑप्शन 1 कौटिल्य, ऑप्शन 2 मनु, ऑप्शन 3 भीष्म, ऑप्शन 4 शुक्राचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 मनु। इन्होंने कहा कि जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख मनु कहते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? ऑप्शन 1 1984, ऑप्शन 2 1985, ऑप्शन 3 1986, ऑप्शन 4 1987। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? ऑप्शन 1 आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन 2 उषा मेहता, ऑप्शन 3 BR अम्बेडकर, ऑप्शन 4 मानवेंद्र नाथ रॉय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 उषा मेहता। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? ऑप्शन 1 आचार्य कृपलानी, ऑप्शन 2 मानवेंद्र नाथ रॉय, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4
जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय को जन समाजवाद कहा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और इनका नाम एक फेमस थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है, संपूर्ण क्रांति, जिन्होंने संचालित की थी। तो ये टर्म भी जयप्रकाश नारायण के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? कौटिल्य के अनुसार कौन सा राज्य का अंग नहीं है? आपको पता है कौटिल्य ने एक सप्तांग सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। अब हमें बताना है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कौन सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है। एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, ये 7 इसमें सप्तांग सिद्धांत के अंग है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 सेना जो है वो राज्य का अंग नहीं है कौटिल्य के हिसाब से। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। स्वामी, अमात्य, जनपद और मित्र ये सब इसमें शामिल हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभाग का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 32, ऑप्शन 2 33, ऑप्शन 3 34, ऑप्शन 4 35। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि अर्थशास्त्र की में सरकार के विभाग जो थे वो टोटल 34 हैं। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4 15। तो मनु ने जो विराट पुरुष का कॉन्सेप्ट दिया था उसमें उसने कहा कि राजा के पास 8 देवताओं की शक्ति होती है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है? ऑप्शन 1 जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 लॉर्ड ब्राइस, ऑप्शन 4 गिल क्राइस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 जॉन ऑस्टिन। लौकिक संप्रभुता का समर्थक नहीं है जॉन ऑस्टिन। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से है? किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से है? ऑप्शन 1 पैरेटो, ऑप्शन 2 मोस्का, ऑप्शन 3 सी राइट मिल्स, ऑप्शन 4 कार्ल मैनहिम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सी राइट मिल्स। ये जो थ्योरी है शक्ति अभिजन, इसे हम इंग्लिश में पावर एलीट के नाम से जानते हैं और ये संबंधित है सी राइट मिल से। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो भारत में जो संविधान है उसमें आपातकाल कितने प्रकार का बताया गया है? ऑप्शन बी 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपात। तो 352, 356 और 360 में इनका उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद के अधिवेशन को कौन बुलाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारतीय संसद के अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। Thank you for watching till end and all the very best for your upcoming exams.